नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 जून 2020 आज की तारीख है और हम आज का डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टर्म है, आज का जो दिन है वो इकोनॉमी का दिन होता है। और इकोनॉमी में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर का टॉपिक है, क्योंकि इकोनॉमी के 80 या आप कह सकते हैं 90% जो प्रश्न होते हैं, 80% तो आप कह ही सकते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं। लॉकडाउन के दौरान एक योजना आई जो बहुत चर्चा में रही। कई बार हमसे लोगों ने मैसेज करके भी कहा कि इस पे क्लास आप जरूर ले लें। तो वो जो योजना है, उस योजना के बारे में आप अंदाजा लगाइए कि उस योजना का नाम क्या है और वो योजना कौन सी है। जरा सा दिमाग पे जोर डालिए किस योजना की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, उस योजना पर हम 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 20 क्वेश्चन उस पर और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर। टोटल 30 प्रश्न हम रोज डिस्कस करते हैं। आज भी हम ये 30 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले उस योजना के बारे में देखते हैं और उस योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत पर हम 30 प्रश्न देखेंगे। इसमें और भी प्रश्न जो आत्मनिर्भर भारत से हो सकता है आपको लग रहे हो कि डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, लेकिन ये होते हैं। पहला प्रश्न है कि कोविड 19 के मद्देनजर लॉकडाउन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक पैकेज का कुल परिव्यय क्या है। कुल परिव्यय कितना है, ये पहला प्रश्न है। और यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए या समथिंग 20,000 करोड़ रुपए या जो भी, अभी सब एक एक बातें हम स्पष्ट करेंगे, वो भी प्रश्न मैंने बनाया है। तो वो जो भी पढ़ रखा है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। 20 लाख करोड़ रुपए वैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट अमाउंट पूछ लिया जाए तो वो अमाउंट होगा 20,97,053। ठीक है, कितना होगा? 20,97,053 करोड़ रुपए। ये ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एमएसएमई में मध्यम उद्योग के रूप में वर्गीकरण करने के लिए टर्नओवर की आवश्यकता क्या है, यानी कि कितना टर्नओवर होना चाहिए। एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म, मध्यम, लघु, ये 3 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। तो इसमें जो मध्यम वाली कैटेगरी है उसके टर्नओवर की सीमा आपसे पूछी जा रही है। जो मध्यम वर्ग का निवेश है उसमें 20 करोड़ रुपए का तो उसमें कारोबार की बात होती है। लेकिन अगर आपसे टर्नओवर की बात की जाए कि कितना होना चाहिए, तो ये 100 करोड़ रुपए से जब कम होता है, 20 करोड़ रुपए ये कारोबार की बात इसमें होती है, और 100 करोड़ रुपए क्या, ये टर्नओवर 100 करोड़ से कम का जब होता है तो वो होता है मध्यम उद्योग। अगला प्रश्न जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी हम अभी लघु और सूक्ष्म भी देखेंगे। पूरे बकाया क्रेडिट का कितना प्रतिशत कारोबार एमएसएमई बैंकों या एनबीएफसी को आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर लिख दिया है लेकिन ये आत्मनिर्भर आप इसको समझिएगा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के रूप में मिलेगा। कितना परसेंट है ये? पूरे जो बकाया क्रेडिट का कितना प्रतिशत इसमें दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है 20%। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 25 करोड़ रुपए बकाया और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले जो उद्यम है वो पात्र होंगे, और इसमें 20% तक जो है बैंकों और एनबीएफसी के कारोबारियों को इसमें दिया जाएगा। अगला प्रश्न, आगे सरल प्रश्न भी आपको मिलेंगे, ये थोड़े से जो कठिन प्रश्न है वो पहले मैंने रख दिए हैं। एमएसएमई के अंतर्गत लघु उद्योग की परिभाषा क्या है? अभी हमने देखा था मध्यम, अब हम देखने जा रहे हैं लघु। दिमाग में बिठा लीजिए, यहां से एक प्रश्न बिल्कुल निश्चित है। जो लघु उद्योग होता है उसमें निवेश की जो सीमा है वो 10 करोड़ रुपए से कम, और कारोबार की जो सीमा है वो 50 करोड़ रुपए तक, यानी 50 करोड़ रुपए से कम की होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखिए जो प्रश्न बनाया गया, इसमें निवेश और कारोबार दोनों दे दिया गया। अगला प्रश्न है एमएसएमई के अंतर्गत जो माइक्रो उद्योग हैं उनकी परिभाषा क्या है? तो ठीक ऐसे ही माइक्रो की भी परिभाषा है। माइक्रो में 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए से कम जो टर्नओवर है, 1 करोड़ रुपए से कम जो होगा निवेश और 5 करोड़ रुपए से जो कम टर्नओवर होगा, तो वो होगा माइक्रो के अंतर्गत। अब आपका सूक्ष्म और मध्यम और लघु, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, ये तीनों तैयार हो गए।
इसको नोट कर लीजिए सही से और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। इसका पीडीएफ जल्दी हम आपको बहुत कम शुल्क में उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, एक दिन देना हो, एक पीडीएफ देना हो तो हो जाएगा। ये डेली का डेली देना और ये बहुत सारा व्याख्या और ये सब मिलाकर देना, तो ये काफ़ी काम हो जाता है। एक दिन जरा 10 प्रश्न सेट करके देखिएगा व्याख्या सहित, तब देखिए कैसा लगता है आपको। ये आप मत सोचिएगा कि मैं आपको ये चिढ़ा रहा हूँ या ऐसे कह रहा हूँ। मैं आपसे तो इस तरीके से बात करता हूँ कि जो मैं करता हूँ उस चीज़ को आप फील कर पाए, क्योंकि आपकी समस्याओं को मैं फील कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, एक तो एग्जैक्ट अमाउंट है, दो प्रश्न मैंने इसीलिए बना दिए हैं। दो प्रश्न अलग अलग बनाने का उद्देश्य केवल एक है कि आपको दोनों अमाउंट जो है वो याद हो जाए। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए भी इसका सही उत्तर होगा। अगर वो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है 2097 वाला, तो ये वाला फिगर सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे की जो प्रश्न है उसमें और चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है, आर्थिक पैकेज जो ये जारी किया गया है, वो जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये जीडीपी का बहुत बड़ा एक अमाउंट है और ये लगभग 10% के बराबर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेल्फ रेलियंट इंडिया कैंपेन जो चालू किया गया है, इसमें 10% जीडीपी का दिया गया है। जो ये पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है। अगर 10% 20 लाख करोड़ रुपए है, तो आप समझ सकते हैं कि 100% कितना होगा। इतनी मैथ तो आपको आती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है। यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र दिए हुए हैं, श्रम है, भूमि है और तरलता। ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और तीनों के तीनों क्षेत्रों से संबंधित है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर और तरलता यानी लिक्विडिटी। और इसमें एक बात की गई है कानून की भी, लॉज की बात की गई है, इस पर ये केंद्रित है। और इनके माध्यम से ये एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों और जो अन्य उद्योग हैं उन पर ध्यान देगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दिमाग में चीजों को बिठाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी ये चीजें सही हो पाएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 3 स्तंभ हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके 3 स्तंभ नहीं है, इसके 5 स्तंभ हैं। और दूसरा है कि जनसांख्यिकी भी इसका महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो ये जो 5 स्तंभ है, 5 स्तंभों में एक स्तंभ जनसांख्यिकी भी है। ये तो सही है। पहला जो है इसकी अर्थव्यवस्था है, इसमें क्वांटम जंप की बात हमारे प्रधानमंत्री ने की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधुनिक भारत का ये प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है सिस्टम, प्रौद्योगिकी संचालित सिस्टम होना चाहिए। और चौथा है डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी, सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंत जो जनसंख्या है, जो जनसांख्यिकी है। और अगला है डिमांड। तो ये 5 स्तंभ है, इनमें से एक जनसांख्यिकी भी है। तो 3 गलत है, ये 5 है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कल एक प्रश्न में मैंने वो जो कल पॉलिटी की क्लास थी तो उसमें व्याख्या सही की थी, मैंने बोला सही था और गलती से उत्तर ऐसे बोल दिया कि दोनों सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कई हफ्ते 10 दिन में एक दो बार। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसी गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए। आप लोग होशियार हैं, ऐसा बताते हैं, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर, है ना, टैक्स कट एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इस पर जो कटौती की घोषणा की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, तो वो कितनी की गई है, कितने परसेंट की ये घोषणा की गई है। तो ये जो घोषणा की गई है, यहाँ पे ए पर लिख दीजिए 10%। ये ए ऑप्शन पे कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ये जो कटौती की घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा, ये 25% की गई है, 25% की गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टीडीएस पर ये जो कटौती है, ये और इस पे दोनों पे मिलाकर स्रोत पर संग्रहित कर और स्रोत पर कर कटौती, तो इन दरों में जो कटौती की गई है तो ये 25% की गई है। लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, इन एजेंसियों को अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने समय का समय विस्तार प्रदान किया गया। यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी, तो अब कितना और समय विस्तार इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये जो समय विस्तार है वो 6 माह का दिया गया है, 6 मंथ का ये टाइम एक्सपेंशन इनको दिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए कितनी मात्रा में आपातकालीन कार्यपूंजी सुविधा घोषित की गई है? कितनी मात्रा में, ये मतलब अगर इसमें आपातकालीन कुछ उपयोग करना पड़ रहा है तो कितनी मात्रा तक वो पूंजी इसमें अलॉट की गई है? तो ये 3 लाख करोड़ रुपए है, बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन जब पूरे देश की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं रह जाती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने रुपए तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं लिए जाने का फैसला लिया गया है? जो ग्लोबल टेंडर हैं अगर वो कितने रुपए तक के होंगे तो नहीं लिए जाएंगे, ग्लोबल टेंडर नहीं लिए जाएंगे, यही घरेलू टेंडर लिए जाएंगे। तो ये जो लिमिट रखी गई है वो लिमिट है 200 करोड़ रुपए की। कितनी लिमिट रखी गई है? 200 करोड़ रुपए की लिमिट रखी गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन दिया गया है, 4.22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन दिया गया है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। और इसमें 6 महीने तक उन्हें लोन वापस करने की जरूरत नहीं है, ये बात कही गई है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो दूसरा है उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें जो टाइम लिमिट 6 मंथ दी हुई है, इसमें ये 6 मंथ नहीं है, इसमें कहा गया है कि 3 महीने तक उन्हें लोन वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही इंटरेस्ट सबवेशन और तुरंत लोन चुकाने के इंसेंटिव के रूप में जो मिलने वाली सुविधा है उसको भी 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया था उस समय, जबकि ये न्यूज़ है। अब आगे इसमें देखिए कई चीज़ें हैं जो बढ़ती रहेंगी, लेकिन उस समय जो दिया गया था वो 6 माह तक के लिए नहीं, ये 3 माह तक के लिए दिया गया था, 6 माह तक की बात इसमें नहीं की गई थी। तो अभी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से ये केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे डेवलपमेंट होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आगे के करंट अफेयर में हम इसको कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के तहत 90,000 करोड़ रुपए सुलभ कराएगी। मतलब जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है, तो ये दोनों 90,000 करोड़ रुपए सुलभ कराएंगे, ऐसी बात की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये जो पूरा पैकेज है ये सभी मंत्रालयों, कई विभागों, जो आम बजट जैसे होता है ना, जैसे खर्चे होते हैं ऐसे जोड़कर ये जारी किया गया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये धन प्रवासी मजदूरों में वितरित किया जाएगा। ऐसा कभी आपने सुना है कि ऐसे सारा धन 90,000 करोड़ रुपए वितरित कर दिया जाएगा? गलत है ये जो धन होगा, ये राशि डिस्कॉम जो है उसके द्वारा ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनियों को जो उनका बकाया है उसके भुगतान के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, भुगतान के लिए इनका प्रयोग इस राशि का किया जाएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं जिससे कि वह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की मदद से प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर सके। ये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, 11,000 करोड़ रुपए की राशि है। अर्बन होमलेस सेंटर्स में रहने वाले लोगों के लिए दिन में 3 बार खाने की इसमें व्यवस्था की गई है। क्या ये बात सही है? ये भी सही है, लेकिन जो असलियत थी उसमें कई बार इतना इनको भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब बड़ी संख्या होती है तो अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन कोशिश भी उतनी हिसाब से नहीं की गई जितनी जरूरत थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरकार द्वारा एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआईएस के लिए कितने रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई है? नॉन बैंकिंग फिनांस कारपोरेशन, ठीक है ना, ये होम फाइनेंस वाला एचएफसी है, और एमएफआई जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। तो इनके लिए कितने रुपए की विशेष तरलता की व्यवस्था की गई है? इन सब योजनाओं को इन पर जोर देके क्यों लागू किया जा रहा है? क्योंकि जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तभी, जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से हम पीछे चले गए हैं, तभी वो स्थिति सही होगी। जब तक पैसा नहीं आएगा मार्केट में लोगों के हाथ में, तब तक वो खरीदारी नहीं करेंगे, और अगर कोई खरीदारी नहीं करेगा, परचेज नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को वेतन नहीं मिलेगा।
इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को सोचा करिए। तो ये 30,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज है, ये तरलता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस तिथि को की थी? ये डेट आपको यहां पर बताना है, कौन सी डेट थी जब ये घोषणा मोदी ने की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने? तो ये 12 मई 2020 को इन्होंने की थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना भाइयों और बहनों? 12 मई से क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोले होंगे वो। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में सत्य कथन आपको बताने हैं। एक कथन, अगर है तो है, नहीं तो है। ये जो शब्द यूज किए जाते हैं ये एक स्टैंडर्ड शब्दावलियां हैं कि इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। जैसे एक विकल्प है उपयुक्त सभी सही हैं। कई बार लोग हमसे कहते हैं ये हैं उन्हें उसे उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, इसलिए मैं बीच बीच आपको बताया करता हूँ। ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे ना तभी आपकी दुरुस्त होंगी, तभी आप इसको समझने में कंफर्ट फील करेंगे। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में 3 बातें दी हैं कि स्थानीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर इसका ध्यान केंद्रित होगा, सही है। इस योजना में करदाताओं, किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी सही है। और वोकल फॉर लोकल पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर की जो हमारी क्लास है मंथली वाली या जो डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसमें वोकल फॉर लोकल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है? तो आप यहाँ भी देख लें, इसको रिवाइज कर लें। और आपके लिए जो लोग बीओ के एग्जाम दे रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए UPPSCtarget.com वेबसाइट ओपन करिए और जाइए। उसमें एक खुशखबरी है, बहुत कम पैसे में हम एक आपको पीटी श्योर सीरीज देने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम है हमारा जिसमें हम आपको वीडियोस और पीडीएफ के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से अंतिम समय में तैयार करने की उद्देश्य मदद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, वो मदद तो हम करेंगे ही। अब कितना सफल होता है ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो UPPSCtarget.com पे जाके खुद को रजिस्ट्रेशन में शामिल कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर दीजिए खुद को। फ्री ऑफ कास्ट है वो रजिस्ट्रेशन, फिर बहुत मामूली शुल्क है 499 रुपये अभी ये लिया जा रहा है। इसमें 10 टेस्ट भी मिलेंगे, काफ़ी पीडीएफ्स और वीडियोस मिलेंगे। या आपके आसपास जो लोग हों आपके संपर्क में, उनको आप ये बता सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर ही काम मिल सके इसके लिए सरकार ने मनरेगा में आवंटन बढ़ा दिया है। मनरेगा योजना एक रूप में सरकार ये बंद करने जा रही थी, अब मनरेगा बहुत काम आ रहा है इस समय, तो आवंटन जो है ये बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है। और पिछले साल की तुलना में इस साल मई में 50% तक ज़्यादा लोगों ने मनरेगा में काम के लिए आवेदन किया। अब जो लोग बॉम्बे में रहते थे, यानी कि मुंबई जिसको कहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते थे, जो लोग बंगलौर में रहते थे, जो प्रवासी मजदूर थे, वो वापस आ गए। तो अब गाँव में वो क्या करेंगे, मनरेगा में मजदूरी करेंगे, इसीलिए नामांकन बढ़ गया है, 50% इंक्रीज कर गया है। तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर की स्टार्टिंग होने जा रही है। बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है आपको समझ में आ गया। बाल श्रम निषेध दिवस है, यानी कि बाल श्रम को रोकने की बात इसमें होती है। किस तिथि को ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 12 जून को मनाया जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 12 जून को ये मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध जो दिवस है, इसको WDACL भी कहते हैं, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, सेफ डे है ना, द्वारा ये मनाया गया था। और ये जो है मतलब लास्ट ईयर इस थीम पे मनाया गया था। और 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आई एल ओ 2002 में उसने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये डिसीजन लिया था कि बाल श्रम दिवस मनाना जरूरी है, और 12 जून की तिथि इसने तय की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज संबंधित है, किससे संबंधित है? राजस्थान पुलिस ने हाल ही में सैन्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर जयपुर में 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जासूसी की है ISI के लिए, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है, पाकिस्तान की ये एजेंसी है, उनको ये सूचनाएं दे रहे थे। तो इसका जो संबंध है एंटी जासूसी से है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज का संबंध
एंटी जासूसी से है। अभी 2009 2019 से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, सैन्य इंटेलिजेंस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये चल रहा है, अभी भी ये गिरफ्तार किए गए हैं लोग, इसीलिए चर्चा में आया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित रैंकिंग 2020 के अनुसार कौन सा शैक्षिक संस्थान शीर्ष पर है? सुबह इस पर हमने मॉर्निंग वाली क्लास में कंप्लीट वीडियो डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन जो ये वाला है, शीर्ष पर कौन सा संस्थान है, यानी कि ओवरऑल रैंकिंग कौन सी इंस्टीट्यूट की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओवरऑल रैंकिंग आपसे नॉर्मली पूछी ही जाती है। तो सुबह ये प्रश्न उसमें रह गया था, गलती से भूलवश सेलेक्ट करने पे रह गया। तो ये जो है IIT मद्रास। कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग दोनों क्लास देख रहे हैं उनका तो वैसे भी तैयार हो जाएगा। हाँ, उस क्लास की खासियत यह है कि उसमें हम जड़ से स्टार्ट करते हैं और उसके टॉप तक जाते हैं, यानी कि हर चीज को उसमें डिस्कस कर लेते हैं 8-10 प्रश्नों के माध्यम से। उसको भी आप देखें। हाल ही में डॉक्टर ए वैद्यनाथन का निधन हो गया, वो किस संस्था से संबंधित थे? जो ए वैद्यनाथन थे, इनका संबंध था योजना आयोग से। योजना आयोग पहले एक हुआ करता था, एक आयोग हुआ करता था, अब ये नहीं रहा, नीति आयोग आ गया उसकी जगह। तो उसके ये सदस्य रहे थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, कोयम्बटूर में अभी इनका निधन हुआ है और अब ये नीति आयोग हो गया है, लेकिन ये चर्चा में अक्सर रहता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई? और ये जो संख्या है, ये 29% बढ़ोतरी के साथ हुई है। 29% इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और 29% इंक्रीज के साथ ये संख्या पहुंच गई है 674। ठीक है, अब टोटल अभी जल्दी आएगा कि कहाँ पे कितना बढ़ के और कितने हो गए, तो हम बता देंगे। वैसे एशियाई शेरों की संख्या की बात हो रही है, ये गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ये भी एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो अध्यक्ष हैं वो जी किशन रेड्डी हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति गठित की गई है और इसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गृह मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया है और 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इस समिति में शामिल हैं। गृह मंत्रालय के पास जो एक प्रभाग है, उसमें लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित की जाती है। तो ये गृह मंत्रालय ही देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम देखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए आईसीजीएस कनकलता बरुआ कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवरी किया? तो किस जहाज निर्माता ने ऐसा किया है? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। अधिकतर यही जहाज बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इनका जो है। और ये प्रमुख शिप बिल्डर हैं, कोलकाता में ये स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा स्टेट है? तो ये जो स्टेट है वो है MP। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु नाम इसका रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवीनतम क्वैकरेली साइमंड्स विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थान स्थान बनाने में सफल रहे हैं? तो केवल 3 संस्थान रहे हैं और इन 3 संस्थानों में IIT बॉम्बे, IIMC बैंगलोर और IIT दिल्ली, ये 3 संस्थान रहे हैं जो टॉप 200 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। तो ये भारत के 3 संस्थान रहे हैं। वैसे विश्व स्तर पे देखा जाए तो MIT है ना, लादेन वाला कॉलेज, लादेन यहाँ से पढ़ा हुआ था। ओसामा बिन लादेन की बात मैं कर रहा हूँ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से इसने बीटेक किया था। तो ये जो है MIT इसमें टॉप पर रहा है। और अंतिम प्रश्न है, जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश की वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख हैं? वैसे वो अफ्रीकी हैं मूल रूप से, लेकिन अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकी हो गए। तो ये किस देश की वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के ही बनाए गए हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी तक ये जो थे, ये 4 स्टार जनरल के रूप में कार्य संभाले हुए थे और सेवारत थे, और इनको अभी
वायुसेना का प्रमुख बना दिया गया है। एक तरफ तो वहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रहा है ना। देखिए वहाँ पर जो ये प्रजातिगत समस्याएं हैं ये चलती ही रहती हैं अमेरिका में, और ये मुद्दा अक्सर उठता रहता है। खैर हम लोगों से ये नस्ल भेद से तो काफ़ी दूर होना चाहिए, हमको जाति धर्म से भी काफ़ी दूर होना चाहिए, लेकिन कुछ अराजक तत्व होते हैं और मैंने देखा है कई बार पढ़े लिखे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आप लोगों का परसों टेस्ट है, आज शुक्रवार है, संडे को यानी कि रविवार को आपका टेस्ट है। आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते? upsctarget.com को विजिट कीजिए, ऐप से करिए। तो आई एस प्रेप अकेडमी ऐप, नहीं तो upsctarget.com को आप यूज़ करिए उस वेबसाइट को, और उससे जाइए और डेली 30 वीकली टेस्ट डेली 30 का वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कर लीजिए और आसानी से टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं। लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और सुबह का जो क्लास है उसको भी आप लोग देखा करें, मॉर्निंग जीके का। थैंक यू वेरी मच।